उपस्थित सभासदों, आप सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ एकत्रित हैं कोई एक अहम और विशेष बात को करने के लिए, और इस पे लाइव हर महीने की 22 तारीख को मैं लाइव भी आता हूँ और फेसबुक पर, और उसी को हम फिर यूट्यूब पर अपलोड भी करते हैं, ताकि जो यूट्यूब का चैनल है मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का, जिसके सब्सक्राइब करने पे आपको वहाँ भी उपलब्ध हो जाता है। और मेरा फेसबुक पेज है हनुमान राम चौधरी के नाम से, वहाँ भी आप अपनी फॉलो करके और इस बात को ग्रहण कर सकते हैं। आज टॉपिक विशेष इसलिए है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक का मतलब यह है कि हम भोजन को सामाजिकता के दायरे में कैसे कमाएं, पैदा करें, बेचें या किस तरीके से करें, ये व्यवस्था जाननी अति जरूरी हो गई थी हमें, कि भोजन चूंकि एक लाइफ लाइन है, मानव प्रजाति का भोजन जो है लाइफ लाइन है। और इसकी बात का हमें पता तब लगा भोजन का, कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है, तब पता लगा कि जब कोरोना आया। कोरोना के पहले इतना संकट नहीं आया, और जब कोरोना में जो आर्थिक तंत्र दुनिया ने खड़ा किया, डॉलर बेस आर्थिक तंत्र जो खड़ा हुआ, वर्ल्ड बैंक, IMF, कई तरह की संस्थाओं से गुजरता गुजरता हमने कुछ नए मॉडल, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ये सब बातें जब की, तब लगा कि ये थोथी दुनिया है, और ये जो दुनिया है एग्रीकल्चर सेक्टर और खेती पैदा करने वाला खेती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना ने ये हमें एहसास कराया, और हमारे देश ने भी आपदा का अवसर उठा करके और 3 बिल भी बनाए थे, और उनका फिर वापस लिया, और अब वापस जो है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे वापस वही कहानी वापस खड़ी हो रही है। तो चूंकि आज करंट टॉपिक भी था और जानना भी जरूरी था, तो ये जानने के पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी कह दूं कि जो भी जुड़े हैं साथी, SP बेंदा साहब वगैरह जो भी जुड़ रहे हैं साथी, वो शेयर कर दें, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको उस पर वो बात मिल जाएगी। अब मुद्दा ये बनता है कि आखिर ये व्यवस्था जो खेती वाली व्यवस्था थी, वो मानव ने एक तरफ खेती कर रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजी के सारे से कुछ चीजें बना रहे थे, हथियार टाइप या और भी कोई लिवर एक्शन के काम और मशीन और पार्ट ये बन रहे थे। इसके बीच में सर्विस सेक्टर जो था वो इंटरलिंक था, खेती में भी काम कर रहा था सर्विस लिंक, और इसमें भी काम कर रहा था। तो ये जो बात आई, इस बात के अंदर दुनिया को आमूल चूल बदला, और जिसकी आगे रहा वो ब्रिटिश यूके रहा, और यूके के साथ में अमेरिका हुआ तो अमेरिका ने रखा। अब हम इस बात को इसलिए यहाँ कह रहे हैं, आर्थिक का, खेती का ये लिंक कैसे जोड़े हैं, इसके ऊपर हमारी बात रहेगी 30 मिनट 20 मिनट के लिए। तो आप ये जानो कि दुनिया के अंदर कुछ युद्ध हुए, युद्ध के अंदर लोगों को हथियार चाहिए थे, तो हथियार जब चाहिए थे तो देशों को अपने अपने तरीके से सेट होना था। तो हथियार क्या, अमेरिका ने हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने हथियार बना करके उन्होंने कहा कि यदि आप मेरा रुपया दोगे, डॉलर दोगे, तो मैं आपको हथियार दूंगा। तो डॉलर लोगों के पास था नहीं, डॉलर नहीं था, तो फिर क्या करे, डॉलर साहब का चलो सोना से मैं लिंक कर देता हूं, तो सोना दे दोगे तो हम आपको और दे सकते हैं हथियार। तो अमेरिका ने पूरा दुनिया का 80% सोना अपने कब्जे में कर लिया। रोटी कैसे कब्जे में हो रही है, इसका एक आपको मैं ला रहा हूं इसी बात पर। अमेरिका ने सोना कब्जे किया, सोना कब्जे करके लोगों को डॉलर दिया, और डॉलर से लोगों ने हथियार खरीदे, और चीजें तो लोगों के पास जहां उपलब्ध थी, इतना ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, और फिर WTO बनाया इन्होंने कि भाई चलो बाकी चीजें भी इधर उधर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन हुआ ये कि डॉलर जो था सभी लोगों के पास में हो गया, तो रूस जैसे कई देशों ने कहा भाई मैं डॉलर वॉलर नहीं लेता, मुझे तो मेरी मुद्रा दो। तो रूस की मुद्रा लो और अमेरिका की लो, ये दो धुरियां थी पहले। तो मुद्राओं का एक लड़ाई हुई। रोटी तो थी, अनाज भी था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का ये इतना तंत्र नहीं था। तो यहां जब ये चीज पैदा हुई,
तो डॉलर वालों ने ये सोचा कि हमने रुपया तो इकट्ठा कर लिया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने लेकर के कहा भैया तुम ऐसा कर, हम दुखी रहें सुखी रहें, तो ये तेरा जो है ना ये सोना ले और सोना मुझे वापस दे और ये तेरा डॉलर वापस ले। तो डॉलर इधर उधर से जो भी इकट्ठे करके लोगों ने डॉलर वापस दे करके अमेरिका को दिया। तो अमेरिका के पास सोने की जगह फिर डॉलर इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अब क्या करें डॉलर का। सोना आया, पहले लोगों को बेवकूफ़ बना के सोने से डॉलर बनाया, डॉलर से वापस सोना जो देने लग गए लोग। इन परिस्थितियों में ये हुआ कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक और ये छोड़ करके इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करेंगे, सोने से इसको इंटरलिंक ही नहीं करेंगे, सोने और डॉलर का कोई लिंक नहीं रहेगा। ये नई कहानी पैदा करती। अब व्यापार इस तरीके से हुआ। इसमें क्या है कि हथियार खरीदो, दूर से खरीदो, ये चीजें तो ठीक थी, लेकिन बाकी चीजें सिस्टमेटिक नहीं हो पाई। अनाज वाला मामला नहीं बैठा। अनाज में झगड़ा ये पड़ा कि किसान तो अपने खेत में खड़ा रहा और व्यापारी जो थे वो WTO और ये आ गया तो व्यापार करने लगे। अब डॉलर वाली समस्या यूं की यूं। आज क्या है कि एक डॉलर युद्ध चल रहा है। डॉलर युद्ध में कृषि फंसी हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो फंसा हुआ है वो डॉलर में फंसा हुआ है। अब हम तेल लाएं या और कोई चीजें लाएं, बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है, तो डॉलर की जरूरत, डॉलर इन्होंने मुद्रा बना दी और बन गई, मुद्रा हो गई। डॉलर के साथ में इन्होंने एक रिलेशन भी ये कर दिया कि मुद्रा मेरा है तो उसके हिसाब से साथ में जोड़ दिया, तो हमारा डॉलर जो है ₹86 पहुंच गया इस हिसाब से। तो उस सारी परिस्थितियों के अंदर सारी जो बात हुई उसके हिसाब से, हाँ जो भी करना आप कर लो अपने, मैं कहीं बात कर रहा हूं। तो ये जो पोजीशन खड़ी हुई, इस पोजीशन में हम अब खेती करें या नहीं करें, ये हमारे सामने सीधा एक सवाल आज का ये है कि भाई इधर डॉलर का पंगा, ट्रांसपोर्टेशन का पंगा, इधर हम खेती करें तो हमारे तो पास कोई डॉलर हो तो कोई व्यापार करे नहीं करे खेती इधर। या क्या हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे 1960 के अंदर APMC का एक्ट बना करके कहा कि भाई खेती के एक मार्केट को व्यवस्थित करो, क्योंकि जनसंख्या का मामला था। चीन ने अपने तरीके किया, भारत ने, तो जिनके पास जनसंख्या थी उनके पास खेती, डॉलर और तेल, इनके बीच में जो देश फंस गए ना, उनका बहुत बुरा हाल हो गया और उसमें खेती गायब हो गई। तेल लाना इनकी मजबूरी हो गई। अब वोट लेने के लिए कंज्यूमर को खुश करना, खेती वाले को भी डॉलर में फंसा दिया, इधर इधर इनकी व्यापार में फंसा दिया। अब खेती वाला आदमी जो है वो करे तो करे क्या। तो इन्होंने क्या किया कि अपने APMC का एक मार्केट खड़ा किया। APMC का मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो है वो मार्केट था, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनका मार्केट का एक सिस्टम बनाया। सिस्टम बना करके उन्होंने ऐसी एक व्यवस्था खड़ी की कि भाई ये APMC के जो मार्केट थे वो भारत के अंदर, मैं आप भी जो बात करूंगा जो पूरी की पूरी डेटाबेस बात होगी और आपको बहुत गहराई से इन बातों पे जाना पड़ेगा। गहराई पे गए बिना, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर में कैसे फंस गए हम, डॉलर में फंस के सोने में कैसे फंस गए। पहले उन्होंने सोना और डॉलर को लिंक कर करके हमारा सोना ले लिया, सोना, दुनिया का सोना इकट्ठा कर दिया और हमें हथियार और हवाई जहाजें पकड़ा दी। इन सारों को पकड़ाने के बाद में हमें अकल आई कि भाई अब क्या करें। लेकिन कोरोना में पता लगा कि खेती बहुत अपने आप में कुछ अलग चीज है। ये मशीनें बनाना, हथियार बनाना, ये करना, ये अलग चीज थी। ट्रक बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन खेती एक लाइफ लाइन थी। अब इस खेती को कब्जा करने की बात यहां से हुई कोरोना के बाद में। बड़े बड़े सेठ, जिसमें हमारे अडानी जी भी उसका एक हिस्सा है, भारतीय एक इस तरह से हुआ। अब खेती का क्या हुआ कि 328.85 मेट्रिक टन हमारा पैदा हुई, जिसमें 39.59 मेट्रिक टन जो है तिलहन वगैरह पैदा हुए और खेती की अच्छी बढ़ोतरी हुई। लगभग 5%, 5.23% हम खेती में बढ़ गए। कुल ग्रोथ हमारी 6.24 थी, तो खेती की अच्छी ग्रोथ थी। खेती की ग्रोथ के अंदर क्या हुआ कि 9.08% तो मछली वाले से हो गया और 5.76 जो है पशुपालन वाले उस सिस्टम से हो गया। और जो ओरिजिनल खेती थी ना, जिसको हम खा रहे हैं, वो उसका प्रोडक्शन 2.34% ही रहा, क्योंकि लोग उधर चले गए। जो चीज बिकती है उसी के अंदर कपास में लग गए, वो गल गए, कैश क्रॉप में लग गए, तो वो क्रॉप डाउन हो गई। अब इन्होंने क्या है कि एक ढांचा खड़ा किया। APMC का ढांचा ये थी कि मंडियां बना दी, मंडियों के अंदर कुछ कानून बना दिए, नोटिफिकेशन कर दिया इस एरिया का माल हम लेंगे, कुछ एक सेक्रेटरी लेवल बढ़ा दिए, तो कुछ कमेटियां बना करके थोड़ा बहुत किसानों का भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया
और सरकार का भी ढांचा खड़ा कर दिया, सरकार ने मंडियों की स्थापना कर दी। अब मंडियों की स्थापना हुई तो अब सारी किसान यूनियन इस बात पे लगी हुई है कि हम मंडियां हटा रहे हैं सरकार और ये कर रहे हैं, जबकि बेसिक बात यह है कि ये बहुत कुछ पहले हो चुका था। न तो हमें समझ में आई, न हमने उस पर ध्यान दिया, इस बात पे हम गए ही नहीं कि खेती का जो माल पैदा हुआ उसका क्या क्या सिस्टम था। उसको मैं थोड़ा सा 2 मिनट में आपको बता दूं। एक तो रेगुलेटेड होलसेल मार्केट थे जिसको एपीएमसी कहा गया, जो 7,057 इन्होंने अभी सर्वे करके कर दिया। लेकिन इन्होंने टांग क्या अड़ाई, अभी एक नया बनाया इन्होंने फ्रेमवर्क कि भाई देखो 80 किलोमीटर में एक मार्केट होना चाहिए, जो है नहीं। 407 किलोमीटर में एक मार्केट है, तो क्या करें, तो हम मार्केट खोलेंगे। मार्केट खोलने के अंदर इन्होंने क्या किया कि कृषि एग्रीकल्चर का जो विषय था वो राज्यों का था, राज्यों के पास तो पावर नहीं। इन्होंने कहा हम देखो मार्केट खोलेंगे, प्राइवेट भी खोल सकते हैं या डिजिटल भी खोल सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। एक फ्रेमवर्क बना के वो फ्रेमवर्क बना दिया, जिसका मैं अभी आपको 10-15 मिनट में आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। जो मंडियां थी, मंडियों के बाद में इन्होंने अनरेगुलेटेड होलसेल मार्केट भी खड़े कर दिए, जो करीब 500 थे, साइड में खड़े कर दिए। किसी को पता ही नहीं लगा, प्राइवेटाइजेशन आया तो पता ही नहीं लगा। म्यूनसिपलिटीज में भाई मार्केट तो क्या है, कोई भी माल लेकर के बैठ गया तो उसको एक बार पुलिस वाले हटाते रहे, इसका करते हैं, छोटा मोटा कोई कानून बना उसका ज्यादा धजिया उड़ती रही। हर एक को डिमांड थी, कंज्यूमर को कहा यार तू ये चीज लिया, तो वो लेके बैठ गया। क्योंकि प्रोड्यूसर जो था ना, वो सब्जियां भी है, मछली भी है, बहुत कुछ था। यानी प्रकृति ने जो दी है ना ये चीजें, खाने पीने की अथाह चीजें दी है। अब उन अथाह चीजों का पूरा कंट्रोल एपीएमसी में हुआ नहीं। एपीएमसी तो मूंग मोट ये तेलन वगैरह छोटे मोटे खरीदता रहा और मार्केट दूसरा बढ़ता रहा। ग्रामीण के अंदर हट लग गई, जो 22,931 इन्होंने अभी सर्वे की है। ये करके प्राइवेट होलसेल मार्केट खुले। प्राइवेट होलसेल के बाद में एपीएमसी में भी फार्मर और कंज्यूमर का मार्केट का लाइसेंस देना था, लेकिन राजस्थान ने नहीं दिया, कहीं भी नहीं है। जैसे सब्जी मंडी अलग खोल दी, लेकिन सब्जी मंडी भी इन्वॉल्व हो सकती थी इसमें, या उसको नोटिफाई कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने बल्ला को साइड में कर दिया। ये मूंग मोट पे अपने उलझे रहे। ये होने के बाद में इनके दिमाग में और बात चली, तो प्राइवेट मार्केट आया, ई मार्केट का। प्राइवेट लोगों ने जब से डिजिटल आया ना, पहले डॉलर ने बदमाशी की हमारे साथ, अब हमारे साथ डिजिटल का हो गया। कि जो लोग डिजिटल को गवर्न करते हैं या डिजिटल का जिनके पास ढांचा है, वो लोग इस तरीके से किसी भी जगह की माल को ऑनलाइन करवा करके वायदा कारोबार में डाल करके ये कर रहे हैं। तो मार्केट नए खुल गए। एक जैसे स्टार एग्री का मार्केट खुला, 4 सेट इकट्ठे हुए। मैं पढ़ रहा था, गुप्तार गोयल ऐसे थे, उन्होंने स्टार एग्री खोल दिया। श्री शुभम लॉजिस्टिक खोल दिया। इसके बाद में एनसीडीएक्स का खोल दिया। और ये एक और कई ऐसे छोटे छोटे एनईएमएल का खोल दिया। उसके बाद में एनईएमएल के बाद में एनसीएमएल खुल गया, एग्रो गोदाम खुल गया, बीएमएच एग्री मार्ट खुल गया। ऐसे छोटे मोटे कई मार्केट खुल गए। खुलने के बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक मार्केट और खुला, जो वायदा कारोबार हुआ, जो बैठे बैठे ही चलने लगा। यानी सेबी का कंट्रोल हो गया। अब आप देखो अनाज के अंदर सवाल ये बनता है कि अनाज एक ऐसी चीज थी जिसको ऐसे नहीं बेचना था। ये नहीं था लहसुन तेल, लहसुन भी एक अपनी जगह है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, लेकिन आप कोई मशीन बेच रहे हो, हथियार बेच रहे हो, ट्रैक्टर बेच रहे हो, वैसा अनाज नहीं है। अनाज के अंदर जब प्राइवेट लॉबी एंटर हुई तो इन्होंने ये बड़े बड़े एग्री मार्ट और ये बीएचएम ये खोल दिए। इसके साथ साथ इन्होंने डिजिटल की जब ढांचा खड़ा हुआ तो डिजिटल के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन मार्केट को एंटर किया, जो सेबी से कंट्रोल हो गया। और SCRA 1956 में एक बनाया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। यानी आपस में बैठे बैठे आप वहां बैठे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो साहब, इतना माल वहां रख देना। माल है ही नहीं वहां, कुछ नहीं है, बस चलता रहा। ये जब से ये शेयर मार्केट का मॉडल आया इस तरह से। अब मैं सवाल ये बना रहा हूं कि भाई आपने ये सारा कुछ सिस्टम एंटर कर दिया साइड से। पहले आपने सरकार का खोला। सरकार के अंदर खोलने के अंदर यह था कि एक खेत है जिसके चारों ओर एक सरकारी कवच था, बाढ़ थी, उसके अंदर थोड़े बहुत लीकेज थे। लेकिन आप सरकार के परे प्राइवेट का जो ढांचा खड़ा कर रहे हो, जो अभी अभी नया खड़ा होने आ रहा है, फ्रेमवर्क आया है, और अपन लोगों को इसको समझना जरूरी है कि क्या सरकार वाले ढांचे का हिस्सा रहें
या इसमें रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आई है उसको हम थोड़ा सा अब आपके सामने रखना चाहेंगे कि भाई एग्रीकल्चर नजर में आ गई, बड़े सेठों के नजर में आ गई, और इसके अंदर फिर सरकार ने अपना इंटरवेन कर दिया कोरोना के बाद में, और कन्वर्ट करने के बाद में अब आपकी रोटी जो है तिजोरी में जा रही है। पहले आपकी रोटी थोड़ी बहुत डॉलर से कंट्रोल हुई थी, और आपकी रोटी थोड़ी बहुत ये प्राइवेट मार्केट आया था, ये वायदा कारोबार इसमें हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से कंट्रोल हो रही है उसका हम 15 मिनट में सारा व्यवहार करेंगे। तो एक तो ये पता लग गया कि भाई ये रोटी बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा मार्केट है। ये दुनिया को पता लग गया कि भाई मार्केट बहुत है। भारत को तो लगना ही था, क्योंकि भारत के अंदर तो आदमी है, खाने वाला ही है, रोटी खाने वालों की सबसे ज्यादा दुनिया में संख्या ही यहां थी। अब रोटी एक ऐसी चीज हो गई कि जिसके अंदर डिजिटल सिस्टम, लोग कहते हैं कि रोटी डाउनलोड नहीं होती, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन्होंने डाउनलोड कर ली, वायदा कारोबार से कर ली। रोटी जब से डाउनलोड होनी शुरू हो गई तब से हुई डाउनलोड के अंदर इस गवर्नमेंट ने जो ढांचा खड़ा किया उसके अंदर मैं आपके सामने अपनी कुछ बातें रखूंगा। 13 चैप्टर हैं इसके कुल। इसमें इन्होंने विजन ऑफ नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया। इसका विजन क्या है? नेशनल पॉलिसी बनाई फ्रेमवर्क की कि हम कैसे इस रोटी को किस तरह से अनाज कब्जे होगा, मीट वगैरह जो कुछ भी दूध है जिसको अमूल के मार्फत जैसे आपके किया उस तरह से वाइब्रेट मार्केटिंग का इकोसिस्टम बनाएंगे। बहुत बड़ा हम बनाएंगे, 80 किलोमीटर में नहीं है, 407 में है, और मंडियां जो अलग कुछ सरकारें कर नहीं रही है, राज्यों के पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो हम इस बात को करेंगे। ये करके इन्होंने ये जो है लिया विजन। हमारा विजन ये होगा कि जगह जगह हम मार्केट खोलेंगे। अब मार्केट खोलेगा कौन? पीपीपी योजना के तहत इन्होंने मार्केट के गोदाम और इस तरीके से बना दिए। फिर कानून में ये लिख दिया कि ये गोदाम जो हैं ये मंडी कहलाएंगे। आपकी मंडी सरकार वाली धरी रह गई, यहां आप जहां है जैसे के, लेकिन 80-80 किलोमीटर में चारों ओर आपके मंडियां हो गई, तो आपके पास प्राइवेट आदमी जो है वो जाएगा नहीं। और इस तरीके से इन्होंने फिर आगे के ढांचे खड़े किए। फिर इन्होंने मिशन बनाया कि हमारा मिशन क्या होगा। मिशन ये है कि एक कमेटी बनाएंगे जो गैप कहां है, यानी रोटी यहां है और वहां नहीं है, तो उसको तुरंत कैसे पहुंचाएं। इसके हम जो है हवाई जहाज से कुछ माल पहुंचेगा, कुछ हमने कुछ ऐसे रास्ते डीएमआरसी जैसे बना दिए, कॉरिडोर बना दिए जिससे मालगाड़ी भर के जाएगी, वहां से गोदाम से भर के बॉम्बे जरूरत पड़ती है तो बॉम्बे, मद्रास जरूरत पड़ती है तो मद्रास। ये व्यवस्था हम खड़ी कर रहे हैं। तो इसके अंदर मिशन हमारा ये है कि गैप के अंदर बी रेडी सिस्टम हम खड़ा करने जा रहे हैं। बी रेडी गैप असेसमेंट में बी अंडरटेकन एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, आइडेंटिफाई गैप में बी ब्रिज अप कर देंगे उस गैप को, यानी पुल बना देंगे, फटाफट इधर का माल इधर का माल उधर। अब किसान जो खड़ा है ना, यानी दलाल लोग बीच में थे, अब नए दलाल जो पैदा हैं उसकी स्थिति के अंदर इस तरह की बात को लाया गया। तो दूसरा इनका मिशन है। इस मिशन के अंदर यह है कि गैप की एक पॉलिसी बनेगी, पूरा गैप कैसे मिटे दुनिया का, इसको करने के लिए हम जो है वो करने जा रहे हैं। फिर मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा, चौथा जो है क्या क्या ढांचा है, रेगुलेटेड होलसेल मार्केट है 7057। इनके अंदर ये क्या करने जा रहे हैं कि जो रेगुलेटेड एपीएमसी के मार्केट है, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे से ये बात संभलती नहीं है, हमें दे दो आप। हम इस ढांचे के अंदर पीपीपी मॉडल के तहत कुछ छानने की, मशीनर, पैकिंग की, वो सारे काम कर देंगे हम, और वो प्राइवेट आदमी कर देगा। इसलिए सरकार के आदमी को साइड में कर दिया कि आप कोने में बैठ जाओ, आपके पास पैसे भी नहीं है। स्टेट को भी कह दिया आप साइड में बैठ जाओ। मंडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, राज्यों ने अपने पैसों से, संसाधनों से बनाया था, उसके ऊपर 7057 के ऊपर कब्जा करके और प्राइवेट आदमी को बिठाने की एक मार्केट तो ये है, जिसमें कारण ये बताया गया कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और मंडियां अभी 407 किलोमीटर की रेडियस में है, जिसको 80 किलोमीटर में हम लाएंगे, इसलिए आप इस दुकान को हमें दे दीजिए। अनरेगुलेटेड होलसेल मार्केट ऑलरेडी था, पहले 500 करीब थे, तो वो अपना चल ही रहे हैं। म्युनिसिपैलिटी और काउंसिल के ऊपर भी मार्केट का ढांचा खड़ा करने की इनको, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादातर म्युनिसिपैलिटी में लोकेट हैं, तो इसलिए वहां जरूरी होगी।
ग्रामीण हाट जो है वो 22,931 आइडेंटिफाई कर ली पूरे देश की। इनको कहा भाई आप अपने हिसाब से जो है वहां माल ला के रख दो और हम खरीद लेंगे आपसे। फिर फार्मर और कंज्यूमर का जो मार्केट सिस्टम है, ये मार्केट सिस्टम एक्चुअली पहले बडेरों के टाइम था। फार्मर के पास में कंज्यूमर आता था, बोरी लेकर के अपने अनाज लेके चला जाता था। जब से ये मार्केट खड़ा हुआ, अब आप ये सोचो कि मार्केट क्या बला है। मार्केट ने दुनिया को कैसे खत्म किया, मार्केट ने अमेरिका के डॉलर को किस तरह से कब्जाया, और जब मार्केट डॉलर की गिरफ्त में आ गया तो हमारी खेती या हमारा सारा सिस्टम जो है वो बीच में डॉलर आ गया। क्यों, जो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो करेगा वहां डॉलर ही डॉलर चलेंगे। अब यहां आप कह रहे हो साहब यहां तो रुपये से हो रहा है ना, रुपये से हो रहा है, वो अनाज खा के हम लेटरिन बना लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारी नजर वहां एक्सपोर्ट करने की है। हमारा जो ध्यान केंद्रित है सरकार का, या जिससे एक्सपोर्ट से पैसे मिलते हैं, उसका हमारे ऊपर ध्यान है। इसलिए हमने जो कुछ भी बात कही है ना, इसलिए आप लोग जो बैठे हैं वो गहराई से इन बातों को सोचो कि इस बात के अंदर हमें इन बातों को बहुत ही नजरिए से देखना पड़ेगा कि यार डॉलर ने कैसे हमें हिला दिया। डॉलर हिला तो तेल वाली बला हमने और मोल ले ली, हथियार खरीदने वाली बला के अंदर इन्होंने हमें फंसा दिया, 2 युद्ध करवा दिए पाकिस्तान चीन वाले। जो आपस में ये लड़ाइयाँ जो हो रही है ना, कहीं न कहीं प्रायोजित है। ये बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े गेम होते हैं, उसके अंदर युद्ध भी एक गेम है। कब किस मुर्गे को भिड़ा दे, कब किस में कुछ कर दे, ये सब ये ढांचाबाजी जो कुछ भी है ना, इसके अंदर आम लोग कहाँ खड़े होते हैं और उसके अंदर एग्रीकल्चर का सेक्टर कहाँ खड़ा होता है, ये बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं कि एग्रीकल्चर को आप रोटी को डॉलर के एक्सचेंज में, क्योंकि अब जैसे ये फ्रेमवर्क आया, किसी ने कहा कि साहब जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि रोटी डाउनलोड नहीं होती। क्यों नहीं होती डाउनलोड? इंटरनेट से हो रही है डाउनलोड। डॉलर डालो, वो डालो, वायदा कारोबार में डालो, आपकी रोटी वहीं पड़ी रहेगी, बोड़े किसान से आपका माल ले लेंगे। डाउनलोड तो तब नहीं होती है कि उस आदमी के कब्जा हो, इस पर कब्जा तो है नहीं। हमें तो डॉलर चाहिए, हमें रुपया, सरकार को डॉलर चाहिए, मुझे रुपया चाहिए, सरकार डॉलर चाहती है, इसलिए मेरे उस रुपये की महत्व नहीं, 86 हो चाहे 100 हो। तो ये लिंक है ना, मार्केट लिंकेज जिसको कह रहे हैं, हम मार्केट लिंकेज जोड़ देंगे। 5वां से इनका टॉपिक यही है कि मार्केट का जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को इस तरह से जोड़ दिया कि पूरा मार्केट जो है इलेक्ट्रॉनिक ही गवर्न हो गया। पूरा किसके पास कितना ग्राम माल है वो सारा का सारा इनके कब्जे की चीज हो गई। ये करते भी हैं, रिकॉर्ड में भी जाता है, आपके पटवारी वगैरह आके कितनी फसल हुई, कितना हुआ, तो ये रिकॉर्डेड है सारी चीजें। अब रिकॉर्डेड है, इसका मतलब है कि आपके पास में, आपके घर में कितना अनाज है। फिर हो सकता है ये भी बना दे कि इसके पास में 100 कुंटल कोई आदमी ये फूंक ले कि मेरे को अनाज बेचना ही नहीं है, तो ये कानून भी बन सकता है। स्टॉक वाला बना हुआ है वैसे एसेंशियल कम्युनिटी का, बाकी का भी बन सकता है कि आप अपने बच्चों के खाने के लिए रख लीजिए, बाकी अनाज को आप छोड़ो, हम ले जाएंगे, आपको ये भाव है, ये है मार्केट का, ले लो। अब ये जब परिस्थिति डिजिटल के इस जाल में जब खेती फंसी और कोरोना में लोगों को जब पता लगा कि खेती एक बहुत बड़ा व्यापार है, इस व्यापार के मुकाबले दूसरा व्यापार नहीं, कारण कि ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें घाटे की कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी हालत में खेती में घाटा नहीं होता। बीच का दलाल ज्यादा कमा लेता है, इसलिए एक आदमी को नुकसान होता है। नुकसान और फायदा तो होता है, लेकिन बिजनेस का घाटा जो इंडस्ट्री का जो सेटअप है या जीडीपी का सेटअप, उसमें इसमें नहीं है। क्यों? ये प्रकृति आधारित बिजनेस है और इसके अंदर लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो काउंटेड नहीं है। लोगों को खेल खेल में खेती करने की आदत पड़ गई है, खेत में जाना और कुछ करना और उगाना, जबरदस्ती उगा देना, और वो उग ही जाता है, प्रकृति उगा देती है। ये जब सिस्टम आया तो अब ये बहुत गहराई के मुद्दे हैं कि हम इन जिन बातों को लेकर के बैठे हैं ना, उन बातों के ऊपर कुछ अलग माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि आप यूं जीडीपी, ये आंकड़ेबाजी, फर्जी बिजनेस है ये सारा का सारा। भाई अमेरिका ने किस तरह से डॉलर सोने को बदला, सोने के बदल के वापस इसने सोने को साइड में कर दिया, सोने को साइड में करके आपके रुपयों की वैल्यूएशन कर दी, आपके जो भी थे उनमें कर दी। अब दुनिया ब्रिक में जा रही है, कह रही है हम एक नई मुद्रा बना लेंगे, ये क्या बना के दिखाओ तक है। तो दुनिया की दादागिरी में जब खेती फंस गई, खेती को एक्चुअली क्या है, अलग हमारे पूर्वजों का जो सिस्टम था, वो फार्म और कंज्यूमर का जो कंसेप्ट था ना, वो तो हो तब तो पार पड़ जाए। लेकिन खेती जब मार्केट में चली गई,
मार्केट डिजिटली गवर्न हो गया, और डिजिटली गवर्न हो गया तो खेती उस लपेट में आ गई, और उस लपेट में आने के कारण से हमें तरह तरह के जाल में फंसा करके हमारा दाना दाना ये लोग ले करके और अपने तरीके से व्यापार का कन्वर्ट करें। खेती बहुत बड़ा व्यापार है। इन्होंने एग्री वैल्यू चेन के लिए मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए। अब इनको पूछो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने क्या होते हैं। भाई खेती का इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने तो ये होता है कि उसको पानी दे दे, उसकी जमीन की कुछ शुद्धता कर दे, या कोई ऐसी बात करे जिसके अंदर उसमें खेती पनपे। मोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर, गोडाउन बना दिए, रेल, किसान रेल बना दी, उड़ान के द्वारा हमारे पेरिशेबल आइटम चले जाएंगे। छोटे छोटे नदियों के अंदर छोटे छोटे नाले बना करके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर दिया। समुद्र का पूरा तट है। अब एक व्यक्ति के दिमाग में यह कीड़ा यदि आ जाए, आकाश अंबानी जी को सौंप दो और धरती खोदना और धरती पे अनाज है जो अडानी जी को सौंप दो। ये बिल्कुल क्लियर कट डिमार्केशन है आकाश और इसके बीच में। जब ये क्लियर कट डिमार्केशन है, हम किसी पार्टी या विरोध या इस माइंडसेट से नहीं है। हमें अपने खेत में जो एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था को दुनिया ने पहचान लिया है, अभी तक लोगों को इतनी इसकी अहमियत पता नहीं थी। जब कोरोना में इस चीज का पता लगा, व्यापार तो था लेकिन इंटरनली थोड़ा बहुत चल रहा था, कुछ माल आ रहे थे जा रहे थे, WTO भी भेज रहा था, हम कभी मकान मंगा लेते। लेकिन अब जब अहमियत पता लगी, तब रोटी तिजोरी की तरफ बढ़ी और वाया डिजिटल बढ़ी। वो डाउनलोड मानो या कुछ भी मानो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से खेती तिजोरी में जा रही है। और खेती में जो तिजोरी में खेती बंद हो रही है, गोदाम में जो बंद हो रही है, उसके लिए सरकार डॉलर को लालायित है। सरकार कह रही मुझे तो डॉलर दे दे, तू ये गोदाम ले जा, मेरा देश का क्या करेगा वो मेरी अपने देख लेंगे, हम नहीं होगा तो हम ले आएंगे कहीं और, कहीं से ले आएंगे, मुझे डॉलर चाहिए। डॉलर से लिंक जब खेती इंटरनेट से हो गई, तो वहां ये सप्लाई चेन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर DI के नाम से खड़ा किया, डिजिटल DPI के नाम से। तो जब ये सिस्टम खड़ा हो गया, वायदा कारोबार खड़ा हो गया, और इन्होंने अपने तरीके से पूरा का पूरा ढांचा इस तरीके से खड़ा कर दिया, तो अब हम लोग इस बात पे आज चिंतन करेंगे कि हम क्या करें आखिर। पूरा मार्केट के अंदर जब एक साथी ने मुझे बताया था कि साहब देखो ऐसा है कि मार्केट में लाइफ लाइन जो है, जैसे हवा मार्केट में बिके, पानी मार्केट में बिके, रोटी अनाज मार्केट में बिके, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। किस आदमी के दिमाग में कब कुबद आ जाए। तो पानी तो बिकते हुए अपने मार्केट में देख लिया, हवा भी लगभग बिकते हुए शुरू हो गई। जब बाहर का कोई देश का, अमेरिका का राष्ट्रपति यहां आया था, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर दिल्ली में उतरा तो लेके आया था, तो वो बिकना ही हुआ। और हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं, ये जो हैं वो इसके ऑक्सीजन के सिलेंडर और वो गुब्बारे खरीदने की स्थिति में है, और गुब्बारे मिलने भी लग जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में, यदि यही पर्यावरण रहा तो। वायु कब्जे हो रही है, पानी कब्जे हो रहा है, रोटी आपकी कब्जे हो रही है। अब आपका कौन सी ऐसी चीज है जिससे मनुष्य प्रजाति सर्वाइव रहेगी। प्रकृति की छेड़खानी और खेती का कंट्रोल करना, ये बहुत ही घातक है इस मानव सभ्यता के लिए, और हमें इन बातों को बहुत ही गहराई तरीके से सोचना चाहिए कि इसके ऊपर क्या करें। अब मेरे पास तो विकल्प कुछ ऐसा है नहीं। मैंने तो एक सामाजिक सहकार के नाते अपना एक चिंतन खड़ा किया था। सामाजिक सहकार में हमने ये सोचा था कि भाई हमारे गांव की खेती उपज जो भी है, उसको हम आपस में ये डिजिटल का ही सहारा ले लें। वो डिजिटल से माल अमेरिका भेजना चाह रहे हैं कि मैं डिजिटल का सिर्फ डेटा कलेक्शन करके और हम गांव का माल गांव में बेच दें। मार्केट का इंटरवेंट नहीं हो, GST का लफड़ा नहीं हो, डॉलर की पंचायती नहीं हो। ये जब व्यवस्था खड़ी हो जाए तो हम आधे बच सकते हैं। आधा माल हमारे पास है, किसान के पास में जिंदा रहने के लिए आधा माल है। 50% हम जिंदा रह सकते हैं। नखरे नाटक अलग चीज है, पेट भरने के लिए हमारे पास में 50% का ढांचा खड़ा है। हमारे पास दालें हैं,
हमारे पास तिलहन है, हमारे पास अनाज है, हमारे पास कुछ सब्जियां हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा पेट भरने के लिए मेरे ख्याल से नहीं चाहिए। तो पेट भरने का तो 80-90% तक है, और छोटा मोटा और भी है तो हम 50% तक हमारी कंज्यूमर के हैसियत से करें। अब झगड़ा कहाँ पड़ रहा है कि जो कंज्यूमर क्लास है, कंज्यूमर क्लास को वोटों के अंदर इस तरह से बहका दिया, और इन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं जो है ना नेट से, इंटरनेट से सबका पता कर लूंगा, किसके पास कितने मूंग है, कितने मोट है, कितना अनाज है, कितना गेहूं है, सब, और मैं ये मार्केट खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे पैसे, इनके भी शामिल है, किसानों के भी पैसे, तुम्हारे तो है ही, और मैं इस ढांचे को खड़ा करके एक आदमी को चाबी दे दूंगा, वो अपने आप को रोटी 5 किलो के अनाज के रूप में दे, 10 किलो दे। ये 80 लाख करोड़ जनता को नहीं देंगे, ये पूरी जनता को देंगे अनाज। अब धीरे धीरे पूरी जनता जो है अनाज लेगी, और लेने में कोई गुरेज भी नहीं है जिंदा रहने के लिए। और आप करोगे कि क्या, जब आपकी व्यवस्था ऐसी खड़ी हो जाए तो एसेंशियल कमोडिटी, और देश कहते मरने नहीं देंगे भाई हम, हमारा राष्ट्रवादी चिंतन है दुनिया, तुम कमाओ तो कमाओ, तुम्हें खेत में जाने के सिवाय तुम क्या करोगे, तुम ठीक है खेत दे दिया। इसके सिवाय धीरे धीरे इन्होंने कहा कि देखो आपसे ये खेत भी नहीं संभल रहे हैं, आप साइड में हो लो, आपके बस का सौदा नहीं है, हम इन खेतों को क्लस्टर बना देते हैं 10-10 हजार के हिसाब से, 5 तो कई मेरे वीडियो भी हैं, 5 क्लस्टर बना दिए, 7 सब्जी के, इनके वेजिटेबल के हैं, वो पाइपलाइन में फाइनली हैं, करीब करीब 50-55 क्लस्टर करीब करीब ये लोग बना रहे हैं, जिसमें खेती की सारी चीजें करीब 200-250 उसमें आइटम आ जाएंगे, जो आपको मिलते रहेंगे कि भाई ये चीज चाहिए, ये चाहिए। कॉमर्शियल चीजों को छांट दें तो 200 के आसपास चीजें हैं जिसे लोगों को जरूरत पड़ती है। अब ये सारी व्यवस्था यदि देखें तो हम क्या कर सकते हैं। आज का जो आप लोग बैठे हैं, और हम इसी हिसाब से मैं भी सोचता रहता हूं हर वक्त कि जो आंधी आई है तो एक तो आंख मींच लें, आंधी आई तो खंखर नहीं घुसे, एक वो चश्मा लगा लें, एक कोई तरीका और अपना लें। व्यवस्था के साथ में हमें कहीं तो करना पड़ेगा। सरकारें अपने माइंडसेट से सोचती है, वोट की राजनीति अपने माइंडसेट से सोचती है, हमें कंज्यूमर से कोई दुख नहीं है। कंज्यूमर क्यों वाया मीडिया दलाल के मार्फत माल लेकर महंगा, समझ नहीं है। ढांचा ऐसा बना दिया, फ्रेमवर्क ऐसा खड़ा कर दिया कि तुम्हें मेरे पैकेट में ही लेना पड़ेगा, और ऐसा नियम भी है। बाहर के देशों के अंदर FSSAI, भारत की भी है, उसमें भी ये नियम है कि यदि शुद्ध लेना है तो पैक लेना पड़ेगा, बिना पैकिंग के कोई आइटम नहीं मिलेगा खुला। अब खुला आइटम नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, आपको पैकिंग करने नहीं देंगे, कंपनी बनाओ और पैकिंग करो, कंपनी बड़ी बनाओ तो आप वाले पैकिंग का कोई चले नहीं। यानी आपने अनाज पैदा किया तो एक अनाज के अंदर एक बड़ी और विशेषता है। एक मेरे मित्र ने कहा देखो ये फैक्ट्री जो है ना, ये अपने आप चिंतनीय है, और जिसके कारण से किसान ऐसा है। चिंतनीय क्यों है? चिंतनीय इस बात के लिए है कि आप अनाज घर पे लाए तो पड़ा पड़ा वो तो या तो सुड़ गया, या कुछ चीज है तो वो सड़ गई, या उसमें गुण लग गए, तो बेचारा क्या करेगा भाई, इसको निकालो यार, पड़े खराब हो रहे हैं तो निकालो, बेचो बेचो करो, तो निकालना पड़े। निकालने के अंदर कंज्यूमर को ये पता नहीं कि यार इसकी गरज है निकालने की, तो मुझे क्यों नहीं उसके घर जाकर के सस्ते में ले आना चाहिए, दलाल को क्यों फंसाऊं। वो फैक्ट्री में बिजी है, पैसा डॉलर के माइंडसेट में बिजी है, वो भोजन में बिजी नहीं है। शेर का आदमी, कंज्यूमर आदमी नौकरी में बिजी है, उसको ये पता नहीं पेड़ तो नौकरी तो रुपए देती है, रोटी थोड़ी देती है। रोटी देने वाला आदमी कौन है? तो उस आदमी को बड़ी व्यवस्था के तहत इस तरीके से करेगा कि तुम चुपचाप मुझे दे, मैं इस थैली में वैल्यू एड करूं, पैक करूं, फोर्टिफिकेशन करूं, कुछ भी करूं, ये मेरी मर्जी है। और कंज्यूमर को कह दिया कि तेरे को मैं दे दूंगा, तुम क्यों चिंता कर रहा, चिंता क्या कर रहा है, मेरे तो पैसे तुम दे रहे हो 10,000, इसमें तुम्हारी ये आती नहीं मेरे, तो ठीक है नहीं आती तो 5 किलो मैं और अनाज तेरे को दे दूंगा, भूखे नहीं मरने दूंगा। उनको ऐसा ही रूप से कंज्यूमर ऐसा ही रूप से भीख की तराजू पे तोल के और खड़ा है। किसान इस रूप में खड़ा है कि उसका माल खराब हो जाए, उसको कोई सुविधा नहीं दे। जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर के पॉजिटिवनेस की बात करते हैं तो ये बात करो ना कि उसको खुद को ही कोई ऐसा सिस्टम दे दो, हर गांव का एक गोदाम बना दो, गांव की गांव में खपत कर दो। लेकिन नहीं, मेरे मार्फत हो, मेरे बच्चे का मैं डॉलर ले लूंगा बाहर भेज करके, तुम्हें बाहर से कोई कचरा जेनेटिक मॉडिफाइड का कोई अनाज खिला दूंगा,
और तेरे को जैसा भी है तू चुपचाप बैठा रहे। कंज्यूमर जो है माइंडसेट से इस बात से सोच नहीं रहा मुझे दलाली सरकार की करानी है या बीच में जो प्राइवेट मार्केट है उससे करानी है। सरकार और प्राइवेट मार्केट कॉमन है, दोनों मिलके और कंज्यूमर को बेवकूफ बना रहे हैं, किसान को हत्या कर रहे हैं। यह है एग्रीकल्चर का मॉडल। अब जब इस एग्रीकल्चर के मॉडल को हम बाहर कैसे निकलें, एक तरीका तो यह है कि जैसे हम एक ढांचा खड़ा कर लें कोऑपरेटिव कंसेप्ट का, जिसके अंदर सारे गांव के लोगों का लिख लें और बांट लें कि भाई देख तू तिल बोल देना, तू यह चीज बोल देना, सब गांव की पूर्ति हो जाएगी, इस तरीके से आप कर लेना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि उनके पास तंत्र हैं, उनके पास पीपीपी योजना के तहत बजट है, हमने टैक्स के रूप में उनको बहुत पैसे दे रखे हैं। अपन तालियां पीटते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, जीवन पर्यंत हमारे पास में यही काम रहेगा। क्योंकि इस माइंडसेट से मनुष्य सामाजिक प्राणी है, एक पर्सनवाचक या नहीं है। सामाजिक प्राणी इस मायने में है कि रोटी की भूख के तहत में वो सारी सामाजिकता ताक में रख के भी उस डॉलर और रुपये के पीछे दौड़ करके रोटी कबाड़ लेता है, इसलिए सामाजिकता है। जो रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो वास्तविकता में धरती पे खड़े होकर के खोद करके जमीन को और उसके धान उपजा रहे हैं, वहां माइंडसेट नहीं जा पाएगा। क्यों? वो लोग जो है वो खेत में इतने बिजी हैं कि वो इस ढांचों को नहीं समझ पाएंगे, उनके पास में इतना समय नहीं है। और ये जब समय नहीं है तो हम क्या करें? अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया, रोबोट आया, रोबोट से खेती, मशीनों से खेती, इन सारी परिस्थितियों के अंदर हम कहां जाएं? क्लस्टर का ढांचा पूरे तंत्र के अंदर लगता है कि हमें हताश होकर के और लाइन में खड़े हो जाना चाहिए। 5 किलो वाली में 7 किलो दे, 5 किलो दे, डाइट फिक्स करके दे। तो ये जब चीज आप कोई बात को पकड़ेंगे तो वहां पे हमें और अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इस आर्टिफिशियल जैसे 1 जनवरी से बीटा जनरेशन आई, मेरी एक वीडियो था, काफी लाखों में लोगों ने देखा भी है कि बीटा जनरेशन 1 जनवरी से आई है। सिक्किम में पहला बच्चा भारत का पैदा हुआ बीटा के नाम से। पहले वाली अल्फा जनरेशन है जो सारे दिन फेसबुक पे रीलें बना रही है। अल्फा से पहले वाली जो जनरेशन है वो जेड है, जेड के पहले वाली वाई है, वाई के पहले एक्स है। हम 4 जनरेशन के हमारे पास में करीब करीब हम देख रहे हैं। मैं 4-5 जनरेशन के हिसाब से कह सकता हूं कि मैं किस जनरेशन में 1954 की मेरी एज है, तो उस जनरेशन के हिसाब से मैं यदि देखूं, वो समाज सेवा का जनरेशन था, युद्ध लड़े गए थे उस टाइम, तो संघर्षशील लोग उसमें पैदा हुए थे, वो खेप गई। तो अब जो आर्टिफिशियल खेप आई है, क्योंकि ये लिख रहे हैं कि आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना होगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के आ गई, लेकिन ये जो गैप है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का गैप जो है वो रोटी को कब्जे करने का है। ये दुनिया तो समझ सकी है, ये हमें बताते कुछ अलग है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो कहानी है ना, वो हमें ये बताते हैं कि आप ऐसे करो, डिजिटल करेंसी आ जाएगी, आप ऐसे लोन ले लो, आपका स्वामित्व योजना के तहत मकान गिरवी रख दो, आप खेत के अंदर केसीसी ले लो, आप यहां से कर जाओ, हम आपका डिजिटल डेटा ले लेते हैं, डिजिटल सर्विलेंस ले देते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पीडीएस के वो जो है डायरेक्ट आपका जो है वो उसमें आ रहा है उसके हिसाब से। तो ये सारी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को यदि हम देखें तो मैं ये सोच रहा हूं कि हमें एक वर्ल्ड ऑर्डर तो बिल्कुल कॉमन, देखो कई तरह के माइंडसेट के वर्ल्ड ऑर्डर दिमाग में आ रहे हैं लोगों के कि भाई ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मोटा मोटा सा ले है कि हम एक प्रकृति के जीव हैं और जीव के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन कुछ लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी से, जैसे दूध बना है बेंगलोर में, कुछ बनने भी लग गया। कुछ भोजन ऐसे जैसे आकाश वगैरह में जा रहे हैं तो वो टेबलेट खा के भी 10 दिन उसमें प्रोटीन वगैरह मिल जाता है उनको, तो उस तरीके से है। एक ये भी है कि भोजन का एक सब्स्टिट्यूट बायोटेक्नोलॉजी में दे देता कि मरे नहीं वो, उसको दे दिया तो वो 5-15 दिन जिंदा रहे, फिर 15 दिन का डोज और दे दिया, कुछ कैप्सूल बन जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी से।
तो कुछ जनरेशन खत्म हो जाएगी, तो खत्म करनी भी है, वो भी एक अपना उनका कोई एक लॉजिक हो सकता है। बड़े बड़े लोगों का जैसे ये जो ये ट्विटर वाला है, उसने स्पेस में अपनी दुकानदारी शुरू कर दी, वहां पे अपना वो जमाया डेरा कि हम बाहर जाएंगे, वो करेंगे। तो बड़ा दिमाग खराब है लोगों का, बड़ा यूं चलते हैं जैसे पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, इतना पैसा कर दें। अब पूरा का पूरा ढांचा यदि कंप्लीटली एक आदमी के हाथ में आए, कंप्लीट पूरा गोदाम की चाबी एक आदमी के हाथ में आए, और सरकार का उसमें कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहे, क्योंकि लोन वगैरह उसके वहां पे हैं, तो वो या तो पैसा दे दो, या तो पैसे में हम खत्म हो जाएंगे डॉलर के मार्फत, और या हम खेती में खत्म हो जाएंगे। तो ये जो जो चीज है ना, ये चीजें हमें बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के दुखी होने की जरूरत नहीं है। दुखी होके हम कोई हासिल नहीं कर सकते, औकात भी नहीं हमारी। इसलिए आज जो हर महीने की 22 तारीख का था, उसमें मैंने यही संदेश देने के लिए लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि ढांचा कुछ भी खड़ा हुआ हो, दुनिया न्यू ऑर्डर में चाहे कितनी भी जा रही हो, हिम्मत खुदा है, आप रखिए और कंज्यूमर के साथ में अपना कोरिलेशन करिए। समझ जाएंगे कंज्यूमर, जब पैसा आप सस्ता माल देंगे तो ऐसा नहीं है। जिस आदमी को जो चीज सस्ते में पड़ेगी, अब टेक्नोलॉजी के मार्फत हो सकता है उनके पास कुछ ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाए कि वो उसका माल सस्ता पड़े, लेकिन उसको ये समझाने की जरूरत है कि जो घी तू खरीद रहा है उसके अंदर पाम ऑयल है, तो किसानों को या फार्म के प्रोड्यूस करने वाले को जो कुछ भी मिलावट हो रही है, चाहे तेल में हो रही है, चाहे घी में हो रही है, चाहे ये जो आपका ये आटा है, इसमें जो मिलावट करके ये महीने 2-2 महीने तक खराब हमारा तो हो जाता है। ये चीजें एक अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हमें चलानी चाहिए। हम रील भी बनाते हैं तो इसी माइंड सेट से बनाते हैं, 1.5-2 मिनट में। हमारा जो फेसबुक है हनुमान राम चौधरी के नाम से, उस पर करीब हमने 300-350 रीलों में से करीब 300 रीलें इसी माइंड सेट से बनाई है कि दुनिया एक सामाजिक सहकार के भाव से जी सके, सामाजिकता हमारा मॉडल हो और सहकार हमारे भाव हो। वरना क्या है कि देखो, ये बदलाव ये सारे होते रहेंगे, बहुत कुछ होंगे। कुछ लोग अपने आप को आकाश में चले जाएंगे, घूमते रहेंगे, हवा में तैरते रहेंगे। हमें उनकी ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना। बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करोगे तो हम पागल हो सकते हैं, या हमारा जनरेशन गैप जो है वो उसको हम अपने दुखी हो सकते हैं। क्यों जनरेशन गैप इस डिजिटल ने एक आदमी को आप आकाश का पूरा ढांचा दे दिया, तो लगभग मैं जियो को कह सकता हूं, पूरा का पूरा उसका आकाश तंत्र उसके हाथ में, और यहाँ की खान और खेती एक हाथ में, और इसके पीछे कुछ एक, क्योंकि ये न्यू वर्ल्ड का कंसेप्ट है कि जने जने को मत बनाओ व्यापारी। आप एक को बना दो, वो अपने आप किसी को बनाना होगा बना देगा, जिसको नौकरी लगाना लगा देता है। क्यों आप फालतू का माथापोड़ी कर रहे हो, बिना मतलब की क्यों आप कर रहे हो? तो ये कई तरह के मॉडल आएंगे, कई तरह से आएंगे। रोटी कब्जे नहीं हो जाए डिजिटल के मार्फत हो, तो अपना थोड़ा बहुत जो डिजिटल है छोटा मोटा ये फोन फान वाला, इससे गांव में पहले बांट लो, फिर डिजिटल से ले जाए तो ले जाए। ऐसा नहीं हो कि पूरा ही ले जाए। आप जितना आपस में भिड़ रहे हो ना, वो छोड़ दो। आपसी जो टकराव है ना, वो कहीं और जगह काम में लो। रोटी के मामले मत लो। रोटी का जो व्यवहार है उसको आप खुला कर दो। आप एक कल्पना करो कि सरदारों की लंगर जो है वर्ल्ड लेवल पे है, कितनी बड़ी बात है ये। उन्होंने रोटी का मतलब समझा। कहीं भी चले जाओ लंगर में आपको खाना मिलेगा, ये व्यवस्था कर लो। मंदिरों वाली दुकान को कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। मंदिर भी कहें तो भंडारा लगा दो भाई, तुम पैसे लेकर के मस्त हो रहे हो, पेट बढ़ा के बैठे हो, तो वो कोई भंडारे लगा दो। रोटी पे अटैक माइंड सेट कर लो, और थोड़ा बहुत डिजिटल और टेक्नोलॉजी से कंपटीशन कर सको तो उसको अंदर अपने लोगों में बांट लो, और कंज्यूमर को साइड अपने साथ ले लो तो पड़ेगा। क्यों कंज्यूमर को कोई अपने से दुश्मनी तो है नहीं, अपना अपना काम कर रहे हैं। वो अपना फैक्ट्री जाए, इंडस्ट्री जाए, उसको बेकार रखा है कि तुम चिंता मत करो, मैं रोटी ले आऊंगा। अब किसी आदमी को यह होगा कि शाम को मुझे रोटी मिल जाएगी, तो वो मुझे क्यों पूछेगा? जो रोटी पैदा करने वाले को क्यों पूछेगा? सवाल यह है, जो बीच का दलाल है, वो दलाल पहले भी थे, अब नए तरीके से है, और यूनिक
मतलब वो दबाव जो है वो बीच का दलाल पहले बहुत सारे थे। जैसे मैंने कई कंपनियों के नाम पढ़े, एचसीएल के, इसका जैसे मैंने आपको ई नेम के मार्फत जो भी कंपनियां चल रही थी उनके नाम एनसीडीएक्स का पढ़ा है, एनईएमएल का पढ़ा, एनसीएमएल पढ़ा, अपना गोदाम, बीएमएच, स्टार एग्री, ये काफी लोग थे इसमें और कर रहे थे छोटे मोटे। अब वो ढांचा खत्म होगा, एक आदमी रोटी का कब्जा रखेगा, उस आदमी की मर्जी से आपको रोटी मिलेगी, सरकार की शय से मिलेगी। सरकार को वो कह देगा कि तुम्हारे जिंदा रखने के लिए ये दे दे, बाकी मैं मेरा डॉलर कमाने जा रहा हूं। ये व्यवस्था रोटी की है। इसलिए अच्छा है कि हम पहले ही भाईचारा बढ़ा लें, आपस में मिल लें और मिल करके आपस में यही बांट लें, ताकि ये पता ही नहीं लगे कितने क्विंटल पैदा हुआ और कितना हुआ। और उनको भी समाचार कर दें, बचें तो, कि भाई हमारे गांव में ये पड़ा, तुम आओ शहर से ले जाओ। ये बताना मत इनको, ये जो मार्केट वार्केट वालों को, इनको। क्योंकि देखो डिजिटल का सिस्टम ऐसा हो गया कि पटवारी वगैरह अपलोड कर देंगे आपके इतना अनाज हुआ, आपके इतना। अपन भी क्या कई बार यूं ही टिप्पे में कह देते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इनके ऊपर आज हम 22 तारीख को, अगली 22 तारीख को मिलेंगे। हर रविवार को ग्लोबल यूनाइट पंचायत पर हम लोग मिलते हैं। बहुत ही लोग एनर्जेटिक और इंटरनेशनली कई लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, और हम अहम गहरे चिंतन के तहत हम ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के नाम से हमारा ये सेशन संडे का चलता है। और उसके अंदर हम मोटा मोटा सा जो करंट एक शेडो कैबिनेट का मॉडल, हम सरकार एक कदम, हम सरकार का कोई विरोध नहीं करते, जो भी सत्ता में होगा और हमारे किसी मानव सभ्यता को या प्रकृति को छेड़ेगा वहां हम अपना विरोध जताएंगे। तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तुम मनुष्य को रोटी छीन रहे हो, या मनुष्य की नौकरी छीन रहे हो, या मनुष्य का कोई और भी कोई उसके साथ अत्याचार कर रहा है, कोई भी व्यक्ति या सरकार, उसका हम नीतिगत जो भी ढांचा है उसका विरोध करते हैं। ये नीति आई है तो इस नीति का हमने ये कह दिया कि ऐसी नीति आ गई है जो नीति एक व्यक्ति के लिए है, और एक व्यक्ति रोटी को अपनी तिजोरी में कब्जे करेगा। छोटी छोटी मंडियां हैं, उनको भी कह दिया कि आपसे कुछ नहीं होगा, इनको दे दो और ये अपने आप संभालेगा, करेगा। पूरे देश का ढांचा होगा। इसके नीचे ये छोटे छोटे व्यापारी उनसे क्लब हो जाएंगे कि भाई मेरा माल, उनको कमीशन मिलता रहेगा थोड़ा बहुत। इस सारी व्यवस्थाओं के अंदर हम कहाँ टिकेंगे, कैसे होगा? इसके पहले कि ये व्यवस्था स्थापित हो चुकी है, 50% तो है, 50% होनी है, जो हो रही है, ढांचा बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो हम आपस में भाईचारे से गांवों में इस तरह की एक सिस्टम को डेवलप कर दें, एक बैठ करके, और ऐसा कुछ हमारा नेटवर्क खड़ा कर लें जिसमें हम डिजिटल की छोटी सी सहायता ले सकते हैं कि इसके पास इतना इतना पड़ा है, इतना मेरे चाहिए, इतना आप दे दो। भाव गांव के बैठ के मोजीज लोग तय कर लो, खेती में कितना क्या है, कोई एमएसपी मिले नहीं मिले, आपके खुद की एमएसपी अपने पास में है, क्यों किसी की बला में पड़ना, क्यों किसी के करना। जब आए फार्म के ऊपर, आपके किसान के खेत पर पहुंचने का मार्केट डेवलप हुआ है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके खेत से माल उठेगा, आप खुश होंगे कि मेरे को ट्रैक्टर में लोडिंग अनलोडिंग का मेरा बच गया, ट्रांसपोर्टेशन बच गया, इसलिए ठीक है, इतने रुपए में ही दे दो। पड़ोसी को सिखा के ये कह देंगे कि तू ये कह देना कि 500 रुपये तेरे को ज्यादा दे देंगे कि मेरे को, तो उसको 6,500 दे करके उसको कह देंगे कि तू 6,500 का ही कह देना। वो आके कहता यार मेरा तो 6 में ही दिया, तो आप 6 में दे दोगे भाव, मूंग 6 में बिक गए साहब हमारे। तो आपस में इस तरह से यूनिट हो जाओ। बहन बेटी को अनाज चाहिए तो उनको देने की प्राथमिकताएं बना लो, कानून अपने हिसाब से। सरकार क्या कानून बनाए? आप नहीं बना सकते क्या? अपने रोटी का कानून क्या बनाना? रोटी 2 खानी, 4 खानी, कितनी खिलानी, कितनी नहीं खिलानी, कौन सी सब्जी बनानी, क्या बनानी, ये आप नहीं कर सकते। अपने भोजन और अपनी खाने की व्यवस्था आप खुद नहीं कर सकते, ये करना ही पड़ेगा। और जब पूरा माल दूध जैसे चला गया, हथेली में ही मिले पूरा, ये कंज्यूमरों को पूछो, ये सड़ा गला दूध, मैं आज अजमेर में हूं तो मेरे घर का दूध और इसमें रात दिन का फर्क है, तो क्या करें? है ही नहीं, तो उसको यूज करो। ये मिलावट करते रहते हैं, कई तरह के मय तत्व मिलाते रहते हैं, शरीर को नुकसान करते रहते हैं। अब समझना जरूरी है कि हम सामाजिक सहकार के सिस्टम में हम जिंदा हो जाएं। हमारे बड़ेरे 100 साल पहले जैसे जी रहे थे, जीना शुरू कर दें, और मार्केट को हम अवॉइड कर दें। यही हमारे लिए बचाव का रास्ता है। तो मार्केट का मैंने वर्णन किया, बचने के लिए आपसे निवेदन किया।
और अगली 22 तारीख को हम किसी विशेष व्यवस्था के विरुद्ध में अपना शैडो कैबिनेट का ये जो मीटिंग होती है उसको करते हैं। 5-10 लोग 20 लोग जो भी मेरे से जुड़ते हैं वो मुझे सुन लेते हैं। मैं फेसबुक पे लाइव आ जाता हूँ और इसी को मैं अपलोड भी करूँगा। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर उसको यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे पुराने जो भी मैंने डिस्कशन किए हैं, पुरानी ये मेरी 24वीं मीटिंग है ये इसकी मंथली जो होती है वो, और साप्ताहिक जो हमारे मीटिंग होती है गूगल पर वो भी उसमें अपलोडेड है कई, और कई मैंने रील भी बनाई है। और सबका चिंतन एक ही दिशा में है कि हम सामाजिक सहकार के भाव से जीना सीख लें और मार्केट को अवॉइड करें। ऐसी चीज मत लाइए जो आपके लिए यूजफुल, फ्रूटफुल और नीडफुल में बांट दीजिए। आपकी नीडफुल चीज है वो तो अवेलेबल है, हवा आपके पास है, जिसके बिना आप 6 मिनट में आप बंद रख दे तो मर सकते हो। 6 घंटे में भोजन की व्यवस्था आप हो सकते हो। पानी आपको जो है 6 घंटे पानी का है, 6 दिन भोजन का है। तो ये सारी व्यवस्थाएं ईश्वर ने दे दी है आपको। सिर्फ रोटी बची थी, वो तो है आपके पास। अब उस रोटी का जो कब्जा हो रहा है ना, उसके ऊपर हमें आपस में पुराने जो बुजुर्ग लोग थे उसी माइंडसेट से जीना है। जाति धर्म ये सब कहीं आड़े नहीं आते रोटी के मामले में। सब मिल जाओ, एक साथ मिलके आपस में बांट के खा लो। कोई नहीं आएगा व्यापारी, कोई डॉलर की जरूरत नहीं पड़ती हमें। हमारा पेट भर गया और काम शुरू कर दिया, यही हमारी व्यवस्था है और इसमें आनंद है। तो टेक्नोलॉजी के तहत हमें कोई टेक्निकल दे तो उसको भी अनाज दे दो कि ले ला भाई तू, ये मेरे को ट्रैक्टर दे जा, ये तेरा ये दे। इस तरह से कर देना तो कोई ज़्यादा ऐसा लफड़ा नहीं होने जा रहा है। लेकिन जागना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और जब ये कई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अपने तरीके से तूफान खड़े करेगा। उन तूफानों से बचने का हमारा रास्ता ये है कि हम जिंदा रह लें और भाईचारे में जी लें। यानी यही जीवन है, यही सबको मरना है। आनंद से और प्रेम से और भाईचारे से जो जी करके रोटी को मिल बांट के खा लें। हवा पानी तो ये प्रकृति की जो सिस्टम है उसके साथ हम हैं ही। इन्हीं सब बातों को लेकर के आपको अगली 22 तारीख को मंथली मीटिंग में हम कैबिनेट में मिलेंगे। आप आइएगा, जहाँ भी आप, अजमेर में काफ़ी लोगों से मिलना हुआ, और बाकी मैं बदलता रहता हूँ, कोई ऑफर आती है बुला लेता तो वहाँ भी चले जाते हैं। बाकी ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो चैनल है, बार बार मैंने कहा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत, इस पर मैं शेयर भी कर दूंगा कहीं नीचे वो चैनल का लिंक जो है। और मेरा फेसबुक का जो पेज है हनुमान राम चौधरी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू आप सभी के पधारने का, और फेसबुक पे जुड़े हुए मेरे जो भी साथी हैं उन सबको धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। बेंदा साहब हैं, बामू जी हैं, कालू राम जी सेंवरिया हमेशा ही लिंक में बने रहते हैं। तो ये जो है राम किशोर प्रजापति, अमित एक्स है, आदूराम मेहला है, राम किशोर जी बाम्बू हैं, प्रेमचंद जी हैं, राम पांचाराम जी गुजर, उगम सिंह जी राठौड़, आप सभी के सुनने का फेसबुक पे धन्यवाद। और यहाँ जो उपस्थित है उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि लोगों तक पहुँच जाए, क्यों फेसबुक वाले भी पैसे ज़्यादा मांग रहा है। मैं उसमें उन्हें थोड़ा सा परिचय भी कर दूँगा। मैं रिटायर्ड PWD का इंजीनियर हूँ। मुझे किसी ने कहा कि एक साफा एक आइडेंटिटी है किसान की, इसलिए आप साफा बांधें। बुजुर्ग हूँ, पिताजी नहीं है, इसलिए सफ़ेद बांध लिया। पहले कभी कभार वो दूसरे भी बांध लेते हैं बीच में। तो यही सब बातों के साथ में आप सभी को धन्यवाद। हमारा जो है पूरा टाइम चाहे रील में खर्च करता हूँ चाहे इसमें करता हूँ, ये सब इसी में है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब पे आप पहुँच जाएं तो आप वहाँ पे आपको ये मैं घंटे भर में अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे भी। मैं गराजी वगैरह आप लोग लेट आए थोड़े, तो अब बाकी तो कोई बात बची नहीं है। बाकी सब ने अपने अपने हिसाब से, और भी आप कमेंट जो है वो लिखते रहें ताकि हम इन बातों को लोगों तक इसमें देते रहें कि है क्या आखिर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।